हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 93। इससे पहले ऑलरेडी हमने 92 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बताना है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पर ए ऑप्शन केरल। केरल राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कौन कौन है? तो पहला है तिरुवनंतपुरम, दूसरा है कोचीन, तीसरा है कोझिकोड और चौथा है कन्नूर। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, है ना। वहीं बात करें कर्नाटक में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है ना। जबकि महाराष्ट्र में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भारत में कुल मिलाकर के 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन केरल। ध्यान रखिएगा, केरल राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कोझिकोड और कन्नूर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। सवाल है, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ऑप्शन है नालंदा, भोजपुर, बक्सर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, भोजपुर, ठीक है। वर्ष 2021-22 में बिहार के भोजपुर जिले में सबसे अधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बाकी शुद्ध बोया गया क्षेत्र हम पहले ही कई बार हम बता चुके हैं आप लोगों को। अगर मेरा कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है। बताना है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन दे रखा है 63.82%, 65.71%, 63.28%, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। कितना? 61.8% है, ठीक है। वहीं बात करें पुरुष साक्षरता दर के बारे में तो यहाँ पे 71.2% देखने को मिलता है, जबकि महिला साक्षरता दर 51.5% है। अगर ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो 61.8% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं बात करें बिहार राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक सबसे अधिक शिक्षित जो लोग हैं कहाँ पे रहते हैं, किस जिला में, तो ये रोहतास जिला इसका सही आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, बिहार राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार रोहतास जिला की साक्षरता दर सबसे अधिक है। यहाँ पे 73.37% साक्षरता दर है। वहीं बात करें बिहार राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार पूर्णिया जिला की साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में 5% से कम शहरीकरण है। बताना है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किन जिलों में 5% से कम शहरीकरण है। ऑप्शन दे रखा है बक्सर और रोहतास, कैमूर और समस्तीपुर, गया और गोपालगंज, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कैमूर और समस्तीपुर, ठीक है। याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कैमूर और समस्तीपुर जिलों में 5% से कम शहरीकरण है दिए गए विकल्पों के अनुसार, ठीक है। वहीं बात करें बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है, तो ये पटना जिला है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 7 निश्चय विकास कार्यक्रम योजना का संबंध किस भारतीय राज्य से है।
बताना है 7 निश्चय विकास कार्यक्रम योजना का संबंध किस भारतीय राज्य से है। ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। 7 निश्चय विकास कार्यक्रम का योजना का संबंध बिहार राज्य से है। ध्यान दीजिएगा, बिहार में अभी तक 2 निश्चय पाठ आए हुए हैं, निश्चय पार्ट 1 और निश्चय पार्ट 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बजट में सुशासन के तहत आत्मनिर्भर बिहार की 7 निश्चय पार्ट 2 योजना को 2020 से लेकर के 26, कितना, ये भी डेटा आपको याद रखना है, 2020 से लेकर के 2026 के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, 7 निश्चय विकास कार्यक्रम 2। तो यहाँ पे बात करें अगर हम कि ये 7 निश्चय कौन कौन से हैं, तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक पानी, ठीक है, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है कनेक्टिविटी होगा और आसान, और छठा है आपका स्वच्छ शहर विकसित शहर, और अंतिम में है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, तो इन 7 निश्चयों को याद रखना है, ऑप्शन में दिया जा सकता है और एक कुछ अलग कुछ पॉइंट डाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन हमने कर दिया है। ठीक है, ये 7 नीचे आपको याद रखनी है, जो कि नीचे 2 है ये। ठीक है, 7 नीचे पार्ट 2 जो आया हुआ है, जो कि इसका जो योजना है, ये सेशन है 2020 से लेकर के 2026 तक का, ये 7 आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मधुमक्खी पालन की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला अग्रणी जिला है। बताना है मधुमक्खी पालन की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला अग्रणी जिला है। ऑप्शन दे रखा है बेगूसराय, रोहतास, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन मुजफ्फरपुर। ठीक है ना, रोहतास कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, बोल्ड किया हुआ इसीलिए है ना। सही आंसर क्या होगा, मुजफ्फरपुर। मधुमक्खी पालन की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, ये है मुजफ्फरपुर। आप लोग जानते होंगे कि मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध भी है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि भारत में शहद उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि शहद उत्पादक राज्यों में सबसे आगे कौन है, तो ये है उत्तर प्रदेश। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो ये मुजफ्फरपुर जिला है, जहाँ पर शाही लीची के लिए ये सबसे विख्यात है या फिर कह सकते हैं प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। बताना है केंद्रीय मंत्री ने किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन दे रखा है झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री ने बिहार राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। बाकी ये तो आपको याद रखना ही है कि हाल ही में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है मिष्टी योजना का संबंध किससे है। सवाल है मिष्टी योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन है मैग्रो वृक्षारोपण से, औषधीय पौधों के वृक्षारोपण से, विलुप्त प्राणियों के संरक्षण से, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मैग्रो वृक्षारोपण से। याद रखिएगा, मिष्टी योजना का संबंध मैग्रो वृक्षारोपण से है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैग्रो क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% भाग कवर करता है, जो कि 4,992 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, वहीं पूछ लिया जाएगा मिष्टी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैग्रो वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि मोटे अनाज से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है यूएन ने अपने 75वें सत्र वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। भारत में मिलेट्स मुख्यतः रबी फसल है। विश्व का लगभग 40% मोटे अनाज का उत्पादन भारत करता है, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि यूएन ने अपने 75वें सत्र वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया। बिल्कुल कथन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी कथन दे रखा है कि भारत में मिलेट्स मुख्यतः रबी फसल है, ये कथन गलत है। याद रखिएगा, भारत में मिलेट्स मुख्यतः ये खरीफ की फसल है। सी कथन है यहाँ पर विश्व का लगभग 40% मोटे अनाज का उत्पादन भारत करता है, तो ये कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पर। अच्छा, पूछा सत्य है ना,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारत में मिलेट्स मुख्यतः रबी फसल है, ये कथन असत्य है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा किस फसल की नई नस्ल सबौर कुंवर की खोज की गई है। सवाल है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा किस फसल की नई नस्ल सबौर कुंवर की खोज की गई है। ऑप्शन है गेहूं, धान, सरसों, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर धान। याद रखिएगा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा धान फसल की नई नस्ल सबौर कुंवर की खोज की गई है। ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। करंट अफेयर्स का सवाल है, ध्यान रख दीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अनियमित और कम बारिश से परेशान धान उत्पादक किसान के लिए अच्छी खबर है। कम पानी, 25% तक कम खाद और 110 से लेकर के 115 दिन में तैयार होने वाली धान की नई वैरायटी सबौर कुंवर की खोज की गई है। तो ये किसान के लिए बहुत अच्छी खबर है। जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पर ये कह सकते हैं कि कम पानी और 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिन में तैयार होने वाला ये फसल है, धान की फसल है। तो एक अच्छी बात, राहत की बात है जहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल है। ऑप्शन दे रखा है तसोकर झील, पेंगोंग झील, भोजताल। तो याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पर तसोकर झील के बारे में। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, ये स्थित है लद्दाख में। ठीक है, और ये आर्द्रभूमि क्षेत्र को 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तो ये रामसर स्थल है। ठीक है, पेंगोंग झील ये भी लद्दाख में है। ठीक है ना, और ये सबसे ऊंची खारे पानी का झील है, लेकिन ये रामसर स्थल में शामिल नहीं है। भोजताल जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है ना, इसे 2002 में रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो ये भी कथन यहाँ पर सही है, ये भी रामसर स्थल है। और सही आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, एक से अधिक यहाँ पे रामसर स्थल है। ठीक है, चलिए ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरान शहर जो कि रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है में अपनाया गया था। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किस देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक वनों के अंतर्गत आता है। बताना है किस देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक वनों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है चीन, भारत, इंडोनेशिया, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, जापान देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक वनों के अंतर्गत आता है। जापान इसका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला देश है भारत। ठीक है, भारत 10वें नंबर पर है जबकि जापान नंबर 1 पर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, फरवरी 2023 में बिहार के किस जिला में पहले मिलेट होम खोला गया है। बताना है फरवरी 2023 में बिहार के किस जिला में पहले मिलेट होम खोला गया है। ऑप्शन दे रखा है गया, पटना, भागलपुर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गया। ठीक है, याद रखिएगा फरवरी 2023 में बिहार के गया जिला में पहले मिलेट होम खोला गया है। गया के एक जगह का नाम है बाराचट्टी, वहीं पे ये खोला गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देश के कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है। बताना है देश के कुल लीची उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में होता है। ऑप्शन दे रखा है 50%, 60%, 20%, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। देश में कुल लीची उत्पादन का लगभग 70% उत्पादन बिहार में होता है। ठीक है, बाकी हमने बता रखा था ना कि शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर क्या है, विख्यात है, प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ध्यान रखिएगा 70% उत्पादन होता है बिहार में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार के किस जिला में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान है। बताना है आपको कि बिहार के किस जिला में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान है। ऑप्शन है गया, पटना, भागलपुर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पटना। बिहार के पटना जिला में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। बताना है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है,
भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है, जहाँ पर 16 रामसर स्थल हैं। ठीक है, 2020 तक का ये रिकॉर्ड के अनुसार हम बता रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में, जहाँ पर 16 रामसर स्थल हैं। ठीक है, और बिहार का पहला रामसर स्थल का नाम कांवरताल है, जो कि बेगूसराय में है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि नवंबर 2020 में कांवर झील को भारत का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील भी है। ठीक है, और भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है, तो ये है उड़ीसा का चिल्का झील। ठीक है, मार्च 2024 तक हम बात करें तो भारत में 80 रामसर साइट हुए हैं। कितने? 80। ठीक है, और भारत में सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में सबसे छोटा रामसर साइट कौन सी है, तो रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, ये सुंदरवन वेटलैंड है। कमेंट करके बताइए कि सुंदरवन वेटलैंड किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बाकी पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे पीडीएफ में मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ नहीं देते हैं आप। पीडीएफ देते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, एक दिन 2 दिन, या फिर हो सकता है संडे को तो बिल्कुल अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आज अगर वीडियो अपलोड हुआ है तो कल आपको या नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले आपको पीडीएफ फाइल दे दिया जाए। ठीक है, तो जैसे आज हमने वीडियो अपलोड किया, तो नेक्स्ट जब इसका सीरीज आएगा, है ना, जैसे अभी 93 है, तो 94 जब वीडियो अपलोड होगा तो उस समय उससे पहले ही ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ फाइल। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की कितना परसेंट भूमि बाढ़ उन्मुख है। बताना है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट भूमि बाढ़ उन्मुख है। 18.6%, 25.9%, 24.62%, ऐसे अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की 70% भूमि बाढ़ उन्मुख है। खास इसमें से भी सबसे ज़्यादा उत्तर बिहार ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, अगर ये हम बात करें कुछ इस तरीके से बिहार है, तो ये जो नदी गई है गंगा, इस तरीके से है ना, तो गंगा का जो उत्तरी भाग है, इस वाला जो क्षेत्र है, इधर ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, पता ही होगा कि उत्तर से हिमालय से आने वाली जो नदियाँ हैं वो बाढ़ के कारण बनती है। जैसे कोसी नदी है ना, बूढ़ी गंडक है, तो इन सब नदियों से खास करके तो जो कोसी नदी है वो उससे तो कुछ ज़्यादा ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र देखने को मिलता है, जो भी जिले उसके बीच में रेंज में आते हैं। ठीक है, तो उत्तर बिहार याद रखिएगा, उसमें ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन दे रखा है बॉक्साइट, लौह, एल्युमिनियम, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। झारखंड का कोडरमा जिला अभ्रक खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, ये सवाल बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था, जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, चलिए, बट वहाँ पे अभ्रक को ऑप्शन में दिया हुआ था, यहाँ पे हमने अभ्रक को हटा दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दे रखा है सोयाबीन, अरहर, तिल, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। सोयाबीन, अरहर, तिल, है ना, ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखना है खरीफ फसल के उदाहरण में धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, जवार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, कपास आदि आते हैं। ठीक है, तो इन सभी का नाम भी आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट रूप से। ठीक है, तो यहाँ पूछा था कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर है सोयाबीन, अरहर, तिल, ये तीनों खरीफ फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है सोने के भंडारण तथा उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है। बताना है सोने के भंडारण तथा उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है। ऑप्शन दे रखा है झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक। सोने के उत्पादन तथा भंडारण में कर्नाटक सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है ना, और ये भी याद रखिएगा कि हट्टी गोल्ड माइन, क्या हमने कहा, हट्टी गोल्ड माइन कंपनी भारत की एकमात्र सोना उत्पादक कंपनी है।
ठीक है ना। तो इसका नाम जरूर याद रखिएगा, हट्टी गोल्ड माइन कंपनी है, ये भारत की एकमात्र सोना उत्पादक कंपनी है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार के जमुई जिला के करमटिया में 222.88 मिलियन टन सोना का भंडार उपलब्ध है। जमुई में सोने का भंडार देश के कुल सोना भंडार का लगभग 44% है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।